जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी आपका सेमेस्टर हो। दोस्तों, ये लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम पाठ्यक्रम में भाषा अगर आपको आपके सेमेस्टर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ-साथ इस चैनल पर अगर देखेंगे तो ये जो लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम है, इसमें 7 अध्याय हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको 7 अध्याय में ही ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट के कंटेंट हैं, ये सारे के सारे हम खत्म करा सकें। यानी 7 वीडियो में ही कंप्लीट करा दें, पर डे एक-एक अध्याय हम लोग देख लें। ठीक है? तो आइए देखते हैं आज जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय के अंतर्गत पढ़ना क्या है आपको। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे भाषा। जो हमारा पहला अध्याय है लैंग्वेज अक्रॉस द क्यूरिकुलम। एक बात और यहाँ पर थोड़ा-सा देखेंगे आप लोग। पाठ्यक्रम में भाषा, यानी जो पाठ्यक्रम होता है उसमें भाषा का क्या महत्व है, इसी से संबंधित हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है? पाठ्यक्रम में भाषा, जो हमें सिलेबस मिलता है, जो हमें पाठ्यक्रम मिलता है, क्यूरिकुलम होता है, उसमें भाषा का महत्व क्या है, भाषा से संबंधित हमें जानकारी लेनी है। तो हमें पहला अध्याय में भाषा की अवधारणा पढ़ना है, स्वरूप, क्षेत्र, संज्ञानात्मक, ठीक है, क्षेत्र। और उसके बाद हमें पढ़ना है संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास में भाषा की क्या-क्या भूमिका है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आते हैं हम सिलेबस के मेन टॉपिक पर। भाषा की अवधारणा, यानी भाषा क्या होता है? भाषा तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम अपने बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो व्यक्ति दूसरा उस बात को समझ करके हमें जो रिप्लाई करता है, वो एक भाषा होती है। ठीक है? भाषा 3 प्रकार के होते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है? पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा हो गया, तीसरा सांकेतिक भाषा हो गया। ठीक है? ये हम लोग पिछले कक्षा में क्या 1, 2, 3 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इस पर तो विशेष हमें चर्चा करनी नहीं है। दोस्तों, अगर भाषा की अवधारणा देखा जाए कि भाषा की क्या अवधारणा है, ठीक है? तो जो ये भाषा होती है, ये यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार करता है तथा अपने भाषाई समाज में विचारों का आदान-प्रदान करता है। यानी जो ध्वनि प्रतीक होते हैं, जो अभी हम आवाज़ बोल रहे हैं, ठीक है? जो हम आवाज़ बोल रहे हैं, इस आवाज़ को देखा नहीं जा सकता है, लेकिन आप उसको लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और समझ कर के जो रिप्लाई करेंगे, हम अपने बातों को, अपने विचारों को आदान-प्रदान करेंगे, वही भाषा की अवधारणा हो जाती है। ठीक है? नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है? भाषा का अर्थ क्या होता है? तो वही भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरे के भावों को समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है? सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। ये भाषा भाषा का अर्थ हो गया। भाषा की परिभाषा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे। 3 भाषा की परिभाषा हमने दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भाषा के की परिभाषा देखेंगे तो मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मत का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार क्या है? तो एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर कुछ वक़्त कर देता है, यही विस्तृत अर्थ में भाषा है। ठीक है? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार क्या है? तो विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह की भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। ये भाषा की परिभाषा हो गई। दोस्तों, भाषा की प्रकृति एवं विशेषताएँ। हो सकता है कि आपसे पूछ दे पेपर में कि भाषा की प्रकृति क्या होती है या भाषा की प्रकृति एवं विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो भाषा की प्रकृति मनुष्य के अंतःक्रिया और विचारों पर निर्भर करती है। ठीक है? जो भाषा होती है, जो मनुष्य होता है उसके अंतःक्रिया एवं विचारों पर निर्भर करती है। प्रगति की ओर बढ़ता हुआ मनुष्य समाज में रहते हुए नई-नई चीज़ें सीखता है। इसी प्रकार भाषा भी प्रतिदिन प्रगति करती है और भाषा भी मनुष्य की विचारों की तरह विकसित और परिवर्तित होती रहती है। ये हो गया भाषा की प्रकृति। अब विशेषताएँ देखेंगे दोस्तों।
विशेषताएँ के अंतर्गत भाषा सामाजिक संपत्ति है। इसके बारे में आप लोग क्या विचार है? जो भाषा होती है, ये अगर देखा जाए तो सामाजिक संपत्ति है। समाज में हम लोग भाषा समाज में पैदा होता है, समाज से भाषा पैदा होती है, वहीं से हम लोग सीखते हैं, उस समाज के सम्मुख अपना बोलते हैं। तो भाषा व्यक्तिगत न होकर के भाषा क्या है? सामाजिक है। भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा अर्जित संपत्ति है, यानी भाषा को हम लोग अर्जित करते हैं, दूसरे किसी से सीखते हैं। भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा जो है बदलता रहता है। यहाँ की भाषा कुछ और है, वहाँ की भाषा कुछ और है, इस तरीके से भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न और नैसर्गिक है। भाषा अनुकरण से उपलब्ध की जाती है, यानी अनुकरण के माध्यम से उपलब्ध की जाती है। भाषा मानव जाति से पोषित होती है। भाषा भाव संप्रेषण का सर्वोच्च माध्यम है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, अपितु सार्वजनिक संपत्ति है। अभी हम लोग जो ये सामाजिक संपत्ति देखें। भाषा जटिल से सरलता की ओर चलती है। भाषा स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है। ठीक है, ये भाषा के क्या हो गए? भाषा की विशेषताएं हो गई। ठीक है, अभी इसमें कुछ और पॉइंट है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होती। यह संलिष्ट अवस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती है। भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। प्रत्येक भाषा का स्वतंत्र ढांचा होता है। ठीक है, भाषा स्तरीकरण एवं मानवीकरण से प्रभावित होती है। भाषा सर्वव्यापक है। ये सब क्या हो गया? भाषा की विशेषता हो गई। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देख लेंगे भाषा के आधार। ठीक है, भाषा के आधार के यानी भाषा के क्या क्या आधार है। भाषा के अगर देखेंगे तो भौतिक आधार और मानसिक आधार। भाषा के कितने आधार हैं? भाषा के दो आधार है, भौतिक आधार और मानसिक आधार। भाषा किसे कहते हैं ये देखेंगे, तात्पर्य इसको छोड़िए, यहाँ देखिए भाषा के भौतिक आधार के अंतर्गत। भाषा के भौतिक के आधार के अंतर्गत वे तत्व आते हैं जिनसे भाषा निर्मित होती है। ठीक है, भाषा निर्मित होती है यानी जिसके माध्यम से भाषा का आदान प्रदान होता है। उदाहरण अनुसार अगर देखेंगे तो भाषा शुद्ध रूप में विभिन्न शब्दों, अक्षरों, मात्राओं, चिन्हों और इत्यादि के माध्यम से बनती है। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण अपने मुख, नाक, कंठ आदि फेफड़ों से किया जाता है तथा सामने वाला इन शब्दों के समूह को कानों से सुनता है। इसके अलावा लिखित भाषा में उपयोग होने वाली विभिन्न भौतिक सामग्री भी भौतिक आधार में आती हैं, जैसे कि पुस्तक, कलम आदि। तो दोस्तों जो मान लीजिए कि भाषा के भौतिक आधार हैं, भौतिक का मतलब हो गया कि जैसे मुख हो गया, नाक हो गया, कंठ हो गया, जो हमारे दिमाग में आ रहा है, कोई भी शब्द हमारे दिमाग में आ रहा है, उस बात को हम मुख, नाक या कंठ, ध्वनियाँ होती हैं ना, नेज़ल साउंड, कंठ यानी कंठ से जो ध्वनि बोली दंतोष्ठीय, ओष्ठीय साउंड जो भी ये होते हैं, ये सारे के सारे जो ध्वनि होती है, वो नाक, कान, मुँह से अपना उच्चारण की जाती है, तो वही वो बोल रहा है, ये सब भौतिक आधार हो गए। अब भाषा के मानसिक आधार में हमारे विचार हो गए, हमारे भाव हो गए, समझ हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया, इत्यादि आते हैं। यह मानसिक आधार की भाषा का मूल आधार होता है। यानी यहाँ पर क्लियर हो गया, जो भाषा होती है दोस्तों, भाषा के आधार 2 हैं। पहला भौतिक, भौतिक का मतलब ये हो गया कि जैसे हम स्वर व्यंजन को जो भी जिस माध्यम से उदाहरण आँख, कान यानी आँख से तो उच्चारण होता नहीं, अगर सांकेतिक भाषा में देखेंगे तो आँख के द्वारा भी बातचीत हम लोग करते हैं। जैसे आँख के द्वारा संकेत करना, जैसे कहीं मान लीजिए किसी को जाना है तो आँख से इशारा कर दिया, तो ये सब होता है इस तरीके से, तो वो सांकेतिक भाषा के अंदर। तो ये भी अगर देखेंगे तो क्या हो गया? भौतिक आधार हो गया। लेकिन भाषा के मानसिक आधार आप लोग देख लिए, जो हाव-भाव हो गया, समझ हो गया, ज्ञान विज्ञान हो गया, ये हो गया। अब भाषा के प्रकार दोस्तों, भाषा के प्रकार हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा, 3 बा अब भाषा का महत्व, भाषा का क्या महत्व है? आप अपने भाषा में अगर लिखना चाहें कि भाषा का क्या महत्व है, तो दोस्तों भाषा का महत्व इतना महत्व है कि अब क्या बताया जाए। भाषा के बगैर अगर मान लीजिए कि आप इंग्लैंड चले जाते हैं और इंग्लैंड की भाषा आपको नहीं समझ में आती है, तो वहाँ भाषा की महत्व आपको समझ में आएगी, ठीक है? तो यही चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई सांकेतिक भाषा, कोई गूंगा बहरा यानी जो बच्चा सुन बोल नहीं सकता है, वो बच्चा है और सांकेतिक भाषा में आपसे कुछ बातचीत कर रहा है, तो आप उस भाषा को नहीं जानते हैं, तो उस भाषा का क्या महत्व है ये आप समझ सकते हैं। इसी बात को यहाँ पर आप चाहेंगे तो लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट है यहाँ पर, विचार विनिमय का सरलतम माध्यम है।
जो भाषा का महत्व है दोस्तों, हम अपने विचार विनिमय को सरलता से अपना एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। ये है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, राष्ट्रीय की एकता का आधार है, सामाजिक जीवन में प्रगति का माध्यम है, व्यक्ति निर्माण में सहायक है, चिंतन एवं मनन का स्रोत एवं माध्यम है, साहित्य कला सभ्यता एवं संस्कृति का विकास है, शिक्षा भाषा ही प्रगति का आधारशिला है। ये देखा जाए तो भाषा में शिक्षा का क्या महत्व है, भाषा का महत्व क्या है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते। अब भाषा के विभिन्न रूप, दोस्तों अगर भाषा के विभिन्न रूप यानी भाषा के कितने रूप हैं, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा हम बताने के का प्रयास करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ईश्वर का रूप एक होता है, ठीक है? ईश्वर का रूप एक है, लेकिन इनके नाम क्या है? नाम क्या है? अनेक है, ठीक है? जैसे कृष्ण हो गए, भगवान हो गए, अल्लाह या जो भी यीशु इत्यादि जितने भी देवी-देवता या ईश्वर जिसमें जो मानते हैं, ठीक है? तो क्या हो गया ये अनेक हैं लेकिन सबका काम क्या है? सभी का काम एक है। अगर देखा जाए तो सभी लोग वो एक ही अपना जो है मान लीजिए कि भगवान है तो भगवान के प्रति क्या आस्था रहती है, भगवान कभी झूठ नहीं बुला सकते, भगवान सब पर दया करते हैं, भगवान हर एक जगह है, ईश्वर हर एक जगह है, इत्यादि ये सब का अगर देखा जाए तो एक ही है। कृष्ण कहिए, राम कहिए, अल्लाह कहिए, यीशु कहिए, जो भी कहिए सब एक ही है। तो उसी तरीके से भाषा के विभिन्न रूप यानी विभिन्न रूप हैं, कौन-कौन से रूप हैं? सबका काम एक ही है, भाषा यानी हम अपने बातों को दूसरे के सामने प्रस्तुत करना और उस बात को समझ सकें। लेकिन उसका रूप क्या-क्या है, उसके रूप को हम लोग देख लें। बोलचाल की भाषा, दोस्तों बोलचाल की भाषा क्या कहलाता है? अगर देखा जाए तो गाँव में होता है ना कि अरे बोलचाल की भाषा में इसको हम लोग ये कहते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा, यानी ये बोलचाल की भाषा हो गई। छोटा-सा पॉइंट हुआ, अरे ऊँट के मुँह में जीरा, अरे क्या दे दिए आप लोग? यहाँ 10 लोग हैं या 10 लोगों में 2 ठो आम ला कर के रख दिए, 1 ठो आम ला कर के रख दिए, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा हो गया। ये बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है? गाँव की जो भाषा होती है वो बोलचाल की भाषा होती है। या गाँव की ही नहीं, यहाँ देखेंगे बोलचाल की भाषा यह सब मौखिक अभिव्यक्ति है। यानी बोलचाल की जो भाषा है, ये मौखिक अभिव्यक्ति है जो एक भाषा के वक्ताओं के बीच अनौपचारिक, औपचारिक नहीं अनौपचारिक संदर्भ में भीतर प्रतिदिन दी जाती है। यह एक संक्षिप्त और प्रत्यक्ष संचार उद्देश्य वाले अधिकांश लोगों के बीच स्थानीय विवा विमान के साथ वास का रूप है, ठीक है? ये ये देखेंगे सामान्य शब्दों में अगर देखा जाए तो बोलचाल शब्द का अर्थ वार्तालाप है। इसलिए बोलचाल की भाषा शब्द का अर्थ रोज़मर्रा की बातचीत के भावों से है। यानी जो हम लोग बातचीत रोज़ करते हैं वही ये हो गया बोलचाल की भाषा। मानक भाषा यानी भाषा में मानक, मानक का मतलब क्या 1 लीटर अगर कुछ हो गया तो ये मानक हो गया। ऐसे ही उठा कर के एक दे दिए तो फिर ये इसका कोई मतलब उस तरीके नहीं। तो भाषा का भी मानक है तो भाषा मानक किसे कहते हैं? इसके बारे में देखेंगे कि वह भाषा जो एक निश्चित पैमाने के अनुसार गठित की गई हो तथा उस भाषा का व्याकरण भी हो उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा अपने व्याकरण के अनुसार लोगों द्वारा बोली, पढ़ी व लिखी जा सकती है। लोगों द्वारा रोज़मर्रा में काम में ली जाने वाली वह भाषा जिसे मानक भाषा कहते हैं, ठीक है? स्कूल में जब कोई अध्यापक किसी विद्यार्थी से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर बताता है, तो यह बोलचाल की भाषा एक मानक भाषा ही है, ठीक है? संपर्क भाषा, दोस्तों संपर्क भाषा किसे कहते हैं? ये भाषा के प्रकार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? भाषा के प्रकार नहीं, यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं? तो भाषा के विभिन्न रूपों को देख रहे हैं, ठीक है? संपर्क भाषा क्या होता है? दोस्तों संपर्क भाषा किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा का प्रयोग करके अपनी भावनाओं या विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है तथा वह भाषा दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आ जाती है, ऐसी भाषाओं को हम संपर्क भाषा कहते हैं। दोस्तों यहाँ एक बात आपको हमें बतानी थी, जैसे ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ठीक है? ये पीडीएफ देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, ठीक है? यानी जो बीएड कर रहे हैं, बीएड के सारे सेमेस्टर का फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाएँगे क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम ये जो पीडीएफ है, ये उपलब्ध कराते रहते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं। वैसे अगर देखेंगे तो आरपी टारगेट एजुकेशन, ठीक है? आरपी टारगेट एजुकेशन जो चैनल का नाम है, उस चैनल के नाम से अगर टेलीग्राम लिंक पर टेलीग्राम सर्च करेंगे तो जो लोगो है, जो हमारे चैनल का लोगो है ये आपको दिखाई देगा, उसी को आपको उसी से जुड़ जाना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे दे रहे हैं।
दोस्तों ये राजभाषा, राजभाषा क्या कहलाती है? दोस्तों यहाँ पर एक सीटेट का आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, आप लोग थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। राजभाषा किसी राज्य या देश की घोषित भाषा होती है, जो कि सभी राजकीय प्रयोजन अर्थात सरकारी काम-काज में प्रयोग होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ का राजभाषा घोषित किया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 343 ए में किया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों राष्ट्रभाषा, अब राष्ट्र वो तो राजभाषा हम लोग देखें, राष्ट्रभाषा अगर देखेंगे तो किसी भी देश का राष्ट्र द्वारा किसी भाषा को जब अपने किसी राज्य कार्य के लिए भाषा घोषित किया जाता है या अपनाया जाता है तो उसे राष्ट्रभाषा जाना जाता है। अर्थात तब कोई देश किसी भाषा को अपने राष्ट्र की भाषा घोषित करता है तो उसे ही राष्ट्रभाषा के लिए जाना जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रभाषा अभी कोई नहीं है। भारत में हिंदी और इंग्लिश में जितने भी राष्ट्र का काम है ये सब होता है, लेकिन राजभाषा के रूप में अगर देखेंगे तो 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। अब देखेंगे भाषाई सिद्धांत। दोस्तों भाषा के सिद्धांत को अगर देखेंगे तो भाषा एक संप्रेषण का साधन है। हम भाषा रहित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपने विचार दूसरों के साथ साझा करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में भाषा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कक्षा के अंदर बाहर माध्यम से ही अध्ययन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, भाषा के विकास को विभिन्न सिद्धांत, भाषा जो विकास है उसके विभिन्न सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए तो इसमें जो इनमें जो है व्यवहारिक सिद्धांत, प्रकृतिवादी सिद्धांत, भाषाई सिद्धांत आदि सिद्धांत शामिल है। दोस्तों देखिए भाषा के सिद्धांत को हम लोग देखेंगे इसलिए कि नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 2 में आपको भाषा के सिद्धांत विस्तृत पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट होगा। इसमें क्या देखना है? भाषा का जीवन में भूमिका, संज्ञानात्मक भूमिका, भावनात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक। ज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका। दोस्तों ज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखेंगे तो संवेदी गामक अवस्था के दौरान संज्ञानात्मक क्षमता विकास होती है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान एक बच्चा ऐसे कौशल विकास करना शुरू कर देता है जो बच्चे को पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने में सक्षम बनाता है, जिससे प्रतीकात्मक भाषा विकास कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर ज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका है। तो जो व्यक्ति, कोई बच्चा है, जन्म से लेकर के उसमें संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास शुरू हो जाता है और वो विकास धीरे धीरे भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है। अब भावात्मक विकास में भाषा की भूमिका। दोस्तों भावात्मक यानी भाव को समझिए। भगवान के प्रति जब इंसान जाता है तो उन इंसान का क्या भाव होता है, उस भाव को भगवान समझते हैं। यही है भावनात्मक, यानी आपके अंदर जो आपकी भावनाएं हैं, सुख दुख, दुखद, अप्रिय इत्यादि को आपको उसमें भूमिका, भाषा की भूमिका होते हैं। सामाजिक विकास में भाषा की भूमिका। दोस्तों सामाजिक विकास में भाषा की भूमिका अगर देखेंगे तो समाज का जो विकास है उसमें भी, समाज का विकास कैसे होता है? भाषा समाज से ही उत्पन्न होती है, तो ये समाज के क्षेत्र में भाषा का महत्वपूर्ण रोल है। सांस्कृतिक विकास में भाषा की भूमिका अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक विकास धीरे धीरे हम लोगों के यहाँ जो सांस्कृतिक विरासत थी, जैसे मान लीजिए कि होली, दिवाली, ईद, बकरीद जो था वो धीरे धीरे लोग जिस तरीके से मनाया जाता था लोग समाप्त करते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो बुक में अगर मिलता है तो उसको हम लोग देखते हैं और वो सांस्कृतिक हमारा विरासत है। तो ये जो भाषा है उसका इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साहित्यिक विकास में भाषा की भूमिका। ठीक है दोस्तों, ये साहित्यिक जो साहित्य होता है उसके विकास में भाषा की भूमिका। साहित्यिक समाज का दर्पण होने के कारण सामाजिक संबंधों का वर्णन साहित्यिक कृतियों जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी में मिल जाता है। लेकिन भाषा का विकास भी तो सामाजिक वातावरण की पृष्ठभूमि में ही संभव होता है। अतः भाषा और साहित्य का कार्यक्षेत्र एक ही है, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध होना स्वाभाविक है। दोस्तों ये एक अध्याय आपका समाप्त होता है आज भाषा से संबंधित। नेक्स्ट जो अध्याय होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे अध्याय 2,
यहाँ अध्याय 2 होगा। इसमें आपको क्या पढ़ना है, भाषा विकास की अवधारणा विशेषता, यानी भाषा विकास की अवधारणा, भाषा विकास की विशेषता, भाषा विकास की प्रविधियाँ, कारक और भाषा विकास में शिक्षा की भूमिका। ये आपको अध्याय 2 के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे दोस्तों। कम से कम हम आपसे कुछ नहीं माँगते हैं, वीडियो को अपने आप लाइक कर दिया करें और शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि अध्याय 2, अध्याय 3 बीएड की आपकी संपूर्ण क्लास तैयारी संपूर्ण तरीके से कराई जा सके। धन्यवाद।